आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 37 शांति। मैग्नार खुश था कि उसने अपने सहयोगी के रूप में रैन के युद्ध शक्ति वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त किया था और इसे छिपा नहीं सका क्योंकि उसने मुझसे बात की थी और रैन के शिकारी उस विशाल जानवर के साथ जिसने लड़ाई को समाप्त करने के लिए कदम रखा था। अगर लड़ाई जारी रही तो मुझे शीर्ष पर आने का पूरा भरोसा था, लेकिन इसमें काफी समय लगता। मैं अपनी नई प्राप्त रैंक के कौशल को तब तक कास्ट करना जारी रख सकता था जब तक कि एडमिरल तक नहीं गया, लेकिन मौका चला गया था। मैं भी चारों ओर जाने की योजना नहीं बना रहा था और हर जगह प्रसिद्ध शिकारियों को नीचे ले जाने की आदत बना रहा था। मुझे पता था कि अब मेरे और एडमिरल के बीच एक द्वेष था, लेकिन मैं इसके लिए उसे मारने के लिए अपने रास्ते से बाहर नहीं जाऊंगा। वह साम्राज्य का एक शिखर पावरहाउस था और इन अज्ञात दुश्मनों के साथ भविष्य की लड़ाई के लिए उसकी आवश्यकता होगी। जब तक मैं अपने आप से सब कुछ करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने समान शक्ति के साथ दूसरों को सूंघने के लिए नहीं जाऊंगा। अगर वह कभी मेरे लिए फिर से आता है तो यह एक पूरी तरह से अलग मामला है। कुछ मिनट बात करने के बाद रैंक की शिकारी एलिजाबेथ चली गई। उसने कहा कि अब उसे कुछ और काम निपटाने हैं जो इस वजह से सामने आए हैं, और जब वह फुर्सत में होगी तो फिर आएगी। जब वह काले चील पर सवार होकर उड़ गई तो मेरी निगाहें कुछ देर तक उस पर टिकी रहीं। अब शाम होने वाली थी और अधिक सैनिक और शिकारी चिकित्साकर्मी युद्ध के बाद घायल हुए लोगों की मदद के लिए घटनास्थल पर पहुंच चुके थे। मुझे यकीन नहीं था कि इसके बाद कोलिजियम कब खुलेगा। आदेश देने और किसी और को जिम्मेदारी सौंपने के बाद मैं मैग्मार को साथ लेकर सैन्य क्षेत्र में वापस चला गया। मैं दिन के बचे हुए घंटे मैंग्रोव दलदल में गोताखोरी करने की योजना बना रहा था, क्योंकि मुझे कालकोठरी को साफ करने और सौभाग्य से अन्य रैन के कौशल प्राप्त करने की अधिक आवश्यकता महसूस हो रही थी। साम्राज्य की राजधानी धन्य शहर में सर्वोच्च रैंक वाले कालकोठरी में जाना एक विकल्प नहीं था, क्योंकि स्टील मिखाइल के नेतृत्व में ए रैंकर्स की एक टीम इसे साफ कर रही थी। जब तक मैं कई रैंक के शिकारियों को टक्कर देने में सक्षम होने के लिए अपनी शक्ति को तेजी से नहीं बढ़ाता, तब तक मैं उस कालकोठरी को अकेले नहीं छूऊंगा। रैंक के कौशल छोड़ने की संभावना के लिए खेती रैंक भी कालकोठरी सबसे सुरक्षित और सबसे कुशल तरीका था, क्योंकि मैं मैग्नार को उन वस्तुओं और कौशलों को देकर वापस भुगतान करूंगा जिनकी मुझे उनकी सूची से कुछ हथियाने के दौरान आवश्यकता नहीं होगी। ये भी वही था जो कुछ रैंक के शिकारियों ने अपना दिन बिताया। साम्राज्य की राजधानी और अन्य मुख्य रक्षा शहरों में रैंक भी कालकोठरी को बार बार साफ किया। समय समय पर एक रैंक के कौशल गिर जाता था और ये उड़ान कौशल के लिए मामला था जिसे लाइटनिंग हैंड पकड़ रहा था। उसने ऐसा क्यों किया, ये बात अब तक मेरी समझ से परे थी, लेकिन अब जब मेरी शक्ति उसके बराबर हो गई थी तो मुझे समय आने पर इसका पता चल जाएगा। चाहे उसने बुरे इरादे से ऐसा किया हो या नेक दिल से, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि घटनाओं के तेजी से घटने के कारण मुझे इतनी जल्दी एक और चीज मिल गई थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाएं मेरे दिमाग में घूम रही थीं और मैं खुद से पूछ रही थी कि क्या सच में कोई साजिश थी या सिर्फ एक आदमी के कार्यों का अनचाहा परिणाम था। आज वाइस एडमिरल घटना से संबंधित संचार का जिम्मा संभालने गए और मैं एक बार फिर मैंग्रोव दलदल में गया। फ्रिज्ड इम्परमेनेंस के आने से कालकोठरी साफ करने की मेरी गति और भी बढ़ गई थी, क्योंकि इसे इस्तेमाल करते ही मगरमच्छों के झुंड गायब हो जाते थे। यह एरिया ऑफ इफेक्ट स्किल बर्फ के तत्वों के विनाशकारी विस्फोट के साथ फटता था, जो अपनी सीमा में आने वाली हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देता था। एक और उल्लेखनीय बात यह थी कि मैंने आंद्रे से जो एडेप्ट स्टाफ लिया था उसे लेस करने पर स्किल्स का डैमेज थोड़ा बढ़ जाता था। कुछ समय तक फ्रिज्ड इम्परमेनेंस का उपयोग करने के बाद मेरे मन में इसके नुकसान को और भी बेहतर बनाने के कई विचार आने लगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे सैन्य इन्वेंट्री में देखी गई कुछ रैंक बी कौशल पुस्तकों की याद आ गई, जिन्हें मैंने पहले पढ़ा था। मेरे दिमाग में तैरने वाला विचार समर्थन कौशल ढूंढना था, जो क्षति को और बढ़ाने के लिए कौशल प्रकार के लिए विशिष्ट बूस्ट प्रदान कर रहे थे। एक उदाहरण एक लाइटनिंग पेनिट्रेशन कौशल था, जिसे मैंने पहले देखा था कि बिजली के प्रकार के कौशल से निपटने वाली बढ़ी हुई क्षति। अगर मैं सक्रिय ठंड प्रकार के समर्थन कौशल को अवशोषित और रख सकता हूं, तो फ्रिज्ड इम्परमेंस कौशल की शक्ति के लिए रैंक ए से अधिक होना बहुत दूर नहीं होगा। ए से परे रैंक के लिए वैसे अभी तक कोई भी इसके बारे में नहीं जानता था। मैं कालकोठरी को तेजी से साफ करने में सक्षम था, जिससे मैंने पिछले 18 घंटों में 6 बार इसमें गोता लगाया है। आधी रात होने वाली थी, इसलिए मैं इसे रात कहने की योजना बना रहा था। जिस दर से मैं कालकोठरी को साफ कर रहा था वह अभी भी छिपा हुआ था, क्योंकि मैंने हर घंटे के बाद केवल शैडो भूंगट चुपके और छलावरण को बंद कर दिया था, जिससे ऐसा लगता था कि मैंने कालकोठरी को केवल 6 बार साफ किया था।
यह अब भी एक अविश्वसनीय रूप से साफ दर थी कि जब भी मैं सबके सामने अंदर बाहर आता जाता था तो पहरा दे रहे सैनिक जयकार करते थे। मुझे कई तरह के कौशल, वस्तु और ढेर सारे कोर्ट मिले, लेकिन कलकोटरी से मुझे उच्च श्रेणी की कोई चीज नहीं मिली। उपयोगी कौशल जो मैं सीख सकता था, उनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि उनमें से कई या तो शूरवीरों या बरसेरकरों के लिए हथियार विशिष्ट थे। विशाल शक्ति और विंडराइडर जैसे कुछ सहायक कौशल भी फिर से गायब हो गए, जिससे मुझे ऐसे कौशल मिले जिन्हें मैं आत्मसात नहीं कर सका। इन 18 प्रयासों में से केवल 2 उपयोगी रैंक बी सपोर्ट स्किल्स ही प्राप्त हुई, जिनमें से एक एम्बोल्डेड फेरोसिटी, आपके भीतर से एक प्रभावशाली उपस्थिति निकलती है जिससे प्रभावित दुश्मनों को अधिक नुकसान पहुंचता है, और दूसरी ईगल आइज, अपनी आंखों को केंद्रित करके अपने चारों ओर 1 मील तक देख सकते हैं, थी। शेष रैंक बी आइटम थे जिन्होंने मुझे मेरे द्वारा पहने गए निम्न रैंक वाले आइटमों से पूरी तरह अपग्रेड कर दिया। नोआ ओसमोंट, पेशा शिकारी। जीवन शक्ति 250-4 0। केंद्र शक्ति 250-6 0। कौशल OFE डी लपटे ऑफ टॉमेंट सॉफ डी सेफगार्ड 57, डी डेंजर सेंस सॉफ डी रफ स्किन सॉफ डी फ्लीटिंग सॉफ सी आर्कनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र सॉफ सी छलावरण सॉफ सी ओरा ऑफ जल्दबाजी सॉफ सी एक्सप्लोसिव रून सॉफ सी लाइफ एसेंस सॉफ सी रिजनरेशन सॉफ सी बवंडर 95, सी स्माइट 98, सी ग्रेसफुलनेस सॉफ सी प्रेसिजन सॉफ सी एडमेंट सॉफ सी शार्पन सॉफ सी शार्पन सॉफ सी स्माइट 98, सी ग्रेसफुलनेस सॉफ सी प्रेसिजन सॉफ सी एडमेंट सॉफ सी शार्पन सॉफ सी शार्प सॉफ्ट सी स्माइट -98, वॉर क्राई सॉफ्ट सी रिटिलिएशन सॉफ्ट सी किंग्स रेड सॉफ्ट सी मिलिट्री टैक्टिक्स सॉफ्ट सी इनप्रेडिक्टेबल सॉफ्ट सी एलिमेंटल डैमेज सॉफ्ट बी जायंट स्ट्रेंथ 88, बी स्टील्थ 77, बी मिनिएचर टॉर्नेडो 45, बी गोल्डन हेलो 33, बी डूम बोल्ट 37, बी लाइटफुट 23, बी विंडराइडर 23, बी कठोर 22, बी शेडो व्हील 22, बी वाइल्ड हॉट 21, बी एम्बोल्डन फेरोसिटी 3 तारांकन, बी ईगल आइज 3 तारांकन, ए फ्लाइट -11, ए फ्रिजिड इम्परमेंट्स 5 तारांकन 46। उपकरण भंडारण की 3XC रिंग, बी स्केल कवच, बी निपुण कर्मचारी तारांकन, बी दोहरी लेपित जूते तारांकन, बी स्ट्राइकिंग कैप तारांकन। कर्मचारियों के अलावा वस्तुओं को जोड़ना एक पतवार था जो बेसबॉल टोपी और भारी जूते के रूप में था जो गहरे हरे रंग में चमकता था। दोनों ने बढ़ी हुई सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान की। मैंने बाकी कोर आइटम और स्किल बुक को अपने भंडारण के छल्ले में ले लिया और वाइस एडमिरल के महल में चला गया। मैंने अपनी ताकत के बारे में उस पर थोड़ा और भरोसा करने का फैसला करने से पहले उसने मेरे लिए जो कुछ भी किया था उसके बारे में सोचा। जब कार्यालय का दरवाजा बंद था और यह सिर्फ मैं और वह थे, तो मैंने 20 से अधिक चीजें निकाली जो पत्थरों के चमकते ढेर के साथ मेरे अंगूठियों में जगह भर रही थीं। ये आज के गोताखोरों और कल के गोताखोरों से वस्तुओं, कोर और कौशल का एक संग्रह थे। वाइस एडमिरल ने सदमे में वस्तुओं को देखा क्योंकि उसने मुझे एक प्रश्नवाचक नजर दी। मैं कालकोठरी को जितनी तेजी से पार कर सकता हूं उससे कहीं ज्यादा तेजी से कर सकता हूं। हालांकि मैं अपनी शक्ति को गुप्त रखना चाहता हूं, इसलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपके विवेक पर भरोसा करूंगा। यह मेरा आपको धन्यवाद देने और हाल ही में मेरे लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आभार व्यक्त करने का तरीका भी है। मैग्नार ने मुझे एक अस्पष्ट भाव से देखा, फिर उठकर मेरी ओर सिर झुकाया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, मैंने उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। आप मुझसे भी ऊंचे पद पर पहुंच चुके हैं, अभी भी मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने सिर झुकाए हुए अपनी बात जारी रखी। आपने अभी जो संसाधन लिए हैं वे हमारे विभाग को 1 सप्ताह में मिलने वाले संसाधनों से कहीं अधिक हैं। यह आपको शायद कम लगे, लेकिन हमारे लिए यह बहुत बड़ी मदद है और इससे हम कई रैंक बी हंटर्स तैयार कर पाएंगे। गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप निश्चिंत रहें कि इसकी कोई भी बात सार्वजनिक नहीं होगी और सभी जानकारी गोपनीय तरीके से वितरित की जाएगी। मैंने अपने सामने झुक रहे उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात सुनी, फिर मैंने उन्हें ऊपर उठाया। मैंने मुस्कुराते हुए वाइस एडमिरल से कहा, हम सब इसमें एक साथ हैं। हम मिलकर आने वाले दुश्मनों का सामना करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सब की शुरुआत की तरह व्यर्थ में जाने न जाएं। मैं ये बात खुद से कह रहा था क्योंकि मुझे अपने माता पिता और कई अन्य लोगों की इन दरिंदों के हाथों हुई मौतें याद आ रही थीं। मैंने खुद को एक बार फिर याद दिलाया कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे फिर कभी कायरता और बेबसी का एहसास न हो। अगर अपनी ताकत को लगातार बढ़ाना ही इसका रास्ता है, तो मैं तब तक आगे बढ़ता रहूंगा जब तक कि मैं एक अडिग स्थिति तक न पहुंच जाऊं। मैग्नार ने मेरी ओर हल्की मुस्कान बिखेरी और मेरी निकाली हुई ढेरों चीजों पर नजर डालते हुए आश्चर्य से सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए थका देने वाला रहा है, अब आराम करो।
मैं तुम्हारे लिए और भी खाना और कुछ और लजीज पकवान मंगवा दूंगा ताकि तुम अपने कमरे में उनका लुत्फ उठा सको। मैंने ये सुनते हुए मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे विशिष्ट कौशल प्राप्त करने में आपकी सहायता की भी आवश्यकता होगी जो अभी भी आपकी सूची में हो सकते हैं। मैंने उसे उन कौशलों के बारे में बताया जो मैंने पहले देखे थे जिन्हें मैं अब पकड़ना चाहता था, और उसे किसी भी अन्य ठंडे प्रकार के समर्थन कौशल पर नजर रखने के लिए भी कहा जो अन्य शिकारी लाए थे। उसने जोर से सिर हिलाया कि उसके पास कल सुबह मेरे लिए सब कुछ होगा और मेरे लिए अभी के लिए ब्रेक लेने के लिए। मैंने वाइस एडमिरल के कार्यालय को छोड़ दिया और बहुत लंबे दिन के बाद आराम करने चला गया। एपिसोड 38 अपरिवर्तनीय परिवर्तन। रात धुंधली सी थी और पलक झपकते ही बीत गई। अगली सुबह जब मैं उठा तो सामने का नजारा देखकर मैं तरोताजा महसूस कर रहा था। रंग और कई सक्रिय क्षमताओं की ऊर्जा मेरे शरीर को असीम शक्ति से भर रही थी। अगर मैं हर समय स्टील्थ और शैडो वेल को सक्रिय नहीं रखता तो लोग मुझे चारों ओर से घेरने वाले रंगों और सुरक्षात्मक परतों का एक समूह ही देखते रहते। मैं तरोताजा होकर अपने कमरे से जल्दी निकल गया ताकि दिन की शुरुआत कर सकूं। मेरी योजना थी कि मैं दिन के बाकी समय मैंग्रोव दलदल में ही बिताऊंगा ताकि देख सकूं कि रैन के कौशल प्रकट होने से पहले मैं इसे कितनी बार पार कर सकता हूं। मैं साफ आसमान में उड़ता हुआ उस विशालकाय पत्थर के पास पहुंचा जो मेरे द्वारा कई बार उसके ऊपर से गुजरने के बाद हल्के नीले रंग का हो गया प्रतीत हो रहा था। उस दिन मैंने अपना पूरा समय डाइविंग में बिताया और मैं कालकोटरी को 40 से अधिक बार पार करने में सफल रहा। 40, ये संख्या अवास्तविक लग रही थी और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। किसी के पास भी इतनी अथक सहनशक्ति नहीं होती कि वह पूरे दिन लगातार वही कर सके जो मैंने किया। इससे एक अच्छी बात यह हुई कि मुझे आखिरकार इस कालकोटरी से रैन के कौशल प्राप्त करने का मौका मिला। मेरा अगला रैन के कौशल था गार्जियन लाइट, एक प्रकाश जो चोटों, बीमारियों और रोगों को ठीक करता है। यह कोई रक्षात्मक या गति कौशल नहीं था जिसके बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन फिर भी यह एक अद्भुत कौशल था। जब भी मुझे दोबारा चोट लगेगी, इसकी उपयोगिता और भी स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा मेरे मूल 3 रैंक सीट स्टोरेज रिंग के अतिरिक्त मुझे इन दुर्लभ रिंगों का एक और ड्रॉप मिला जो रैंक बी का था और इसमें बहुत अधिक जगह थी। अब इसमें पिछले 40 इंजन रन से ढेर सारे आइटम कोर और स्किल बुक रखे हुए थे। मैं आज आखिरी बार कालकोटरी से बाहर जा रहा था ताकि उपयोगी कौशल पुस्तकों और उन पुस्तकों को छान सके जो मैं दे रहा था। गिराई गई अधिकांश वस्तुएं स्केल आर्मर या अन्य वस्तुओं के डुप्लीकेट थे जो पहले इस कालकोटरी में गिर गए थे। मैंने अपना हाथ हरे क्रिस्टल पर रखा और एक बार फिर बाहरी दुनिया में स्थानांतरित हो गया। मैंने गार्डों को सिर हिलाया और वाइस एडमिरल के कार्यालय की ओर बढ़ने ही वाला था कि मुझे लगा कि जमीन हिलने लगी है। झटके मेरे पीछे निकल रहे थे और मैं विशाल कालकोटरी मोनोलिथ को देखने के लिए पीछे मुड़ा जो अब नीले रंग का हल्का फीका था। बीच से दरारें फैल रही थीं। अरे नहीं! जैसे जैसे झटके और भी मजबूत होते गए, दरारें फैल गईं और विस्फोट से पहले विशाल मोनोलिथ कांपने लगा। यही नहीं, एक जोरदार धमाका हुआ और मैं दूर जा गिरा। पास में मौजूद सभी शिकारी सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। मैंने मैंग्रोव दलदल के विशालकाय पत्थर को दरारों के साथ फैलते और फिर ढहते हुए देखा। जब धूल छटी तो उस जगह पर खालीपन था जहां पत्थर हुआ करता था, बस बीच में एक छोटा सा चमकता हुआ क्रिस्टल पड़ा था। मैं ये देखकर अवाक रह गया। मैंने अब क्या कर दिया? मैं अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश कर रहा था और उस विशाल पत्थर से बचे हुए चमकते क्रिस्टल को देखने के लिए आगे बढ़ा, तभी अचानक मुझे तेज सिरदर्द होने लगा। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और दर्द से चीख पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो मेरा सिर फट जाएगा। दर्द से कराहते हुए मेरे दिमाग में कुछ धुंधले शब्द उभरे जिन्हें मैं मुश्किल से समझ पा रही थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... तेजी से चले। 1 घंटे बाद पूरे साम्राज्य में उथल पुथल मची हुई थी। विभिन्न शहरों के सभी नेताओं और सरकारों को अभी अभी एक ऐसी घटना की खबर मिली थी जिसमें एक कालकोटरी पूरी तरह से गायब हो गई थी। जब से ये कालकोटरी पहली बार दिखाई देने लगी थी, तब से इनमें पहली बार कोई बदलाव आया था। नई कालकोटरियां कभी भी प्रकट हो सकती थीं, लेकिन कालकोटरी में गड़बड़ी होने पर ही वे गायब होती थीं। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली खबर यह थी कि एक शिकारी इस सब के पीछे शामिल था। देश भर के नेता इन खबरों की सच्चाई जानने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। क्या इनमें से कुछ भी सच था? क्या इनमें से कुछ भी दोहराया जा सकता था? मौजूदा दुनिया को समझने वाले उच्च अधिकारी संभावित भविष्य को लेकर चिंतित थे। पवित्र नगरी के केंद्र में स्थित एक भव्य महल में एक विशाल हॉल था जिसके चारों ओर सुनहरे कवच पहने पहरेदार खड़े थे। सबसे आगे एक भव्य सिंहासन था जो बैंगनी रोशनी से जगमगा रहा था।
इस सिंहासन पर एक व्यक्ति बैठा था जो सीढ़ियों के नीचे घुटने टेककर बैठे एडमिरलों को देख रहा था। विशाल हॉल में एक महिला की आवाज गूंजी। मैं उस कालकोठरी के आसपास की सभी घटनाओं के बारे में पूरी तरह से रिपोर्ट चाहता हूँ। दिन के अंत तक मुझे उम्मीद है कि मुझे उस शिकारी के बारे में भी सारी जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले ये सुनने के बाद आवाज रुक गई। शिकारी के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार करें, वह वही हो सकता है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। सिंहासन पर सिर से पैर तक पूरी तरह से ढकी हुई एक आकृति थी। एक शाही मुखौटा चेहरे को छिपा रहा था और उनके सिर के ऊपर एक उत्कृष्ट परिभाषित मुकुट पड़ा था। एक आदमी जिसका शरीर बिजली से चटक रहा था, वह रैंक भी कालकोठरी से बाहर जा रहा था जब उसका फोन उड़ने लगा। उसने झुंझलाहट में फोन निकाला क्योंकि उसने ये देखने के लिए पड़ा था कि कौन उसे इतना परेशान करने की हिम्मत करेगा। ऐसे लोगों के कई टेक्स्ट और मिस्ड कॉल थे जिनसे वह बात नहीं करना चाहता था, लेकिन जो चीजें वह पढ़ रहा था वह उसे झटका दे रहा था। जल्द ही बेस पर वापस जाओ, एडमिरल एक्स। स्टार सिटी के उभरते शिकारी से आपका क्या संबंध है? अमीरल एक्स, मुझे वापस बुलाओ अब। एडमिरल एक्स। वह जो भी टेक्स्ट पढ़ रहा था उसका कोई मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक नाम बार बार सामने आ रहा था जिसे वह नहीं पहचानता था, नोआ ओसेमोंट। वह कालकोठरी साफ करने में व्यस्त था और उसे उस डेथ मैच की खबर भी नहीं मिली जो उसने अनजाने में उसी दिन शुरू करवा दिया था। कुछ और पढ़ने के बाद और ये देखकर कि कई सवाल कुछ दिन पहले हुई घटना के इर्द गिर्द घूम रहे थे जिसमें उसने अचानक हुए मैच के विजेता को रैंक के स्किल दे दी थी, तब उससे नाम और व्यक्ति की पहचान हुई। जैसे जैसे वह अभी अभी घटी घटना के बारे में पढ़ता गया, उसके दिमाग में बिजली की चिंगारियां अस्थिर रूप से चमकने लगीं। वह सदमे में था, ये सोचकर कि क्या मेरी जल्दबाजी ने वाकई कुछ अच्छा परिणाम दिया। एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल पूरे साम्राज्य में बल्कि संयुक्त संघ के कई सहयोगी देशों में भी सनसनी फैला दी। खबर फैलते ही लीक हो गई और जल्द ही अन्य देशों को भी इस महत्वपूर्ण घटना की जानकारी मिल गई। प्रतिनिधि इकट्ठा हुए और तनाव बढ़ गया। उत्साह चरम पर था, हर कोई इसे महसूस कर सकता था। एक बदलाव आने वाला था।